हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के फुल सिलेबस को। तो आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसका एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था यूपी जीके के सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हम आगे देखेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बेसिक से लेकर एडवांस यूपीजी के आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप भारत के मैप में देख सकते हैं, ये पीले कलर का आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश। कहाँ क्या है ये, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत में कहाँ है, भारत का एक उत्तरी राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का ये क्या है, उत्तरी राज्य है। अब स्थिति के बारे में एक चीज़ आप और ध्यान रख लें, ये गोंडवाना लैंड के गोंडवाना लैंड के प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। पठार का हिस्सा है, हिस्सा है। कौन, यूपी। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रायद्वीपीय का मतलब पता नहीं है क्या होता है, प्रायद्वीपीय एक ऐसी भूमि होती है, एक बड़ा भूमि का टुकड़ा होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे कि अगर भारत के हम ये दक्षिणी भाग को देखें, तो इस भाग को तो आप देख पाएंगे ये इस तरह का है। आप देख सकते हैं इसके तीन ओर आपको क्या दिख रहा है, समंदर दिख रहा है, यानी कि पानी दिख रहा है। तो ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। तो उत्तर प्रदेश क्या है, गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है, तो आप इसे ध्यान रखें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, अगले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में। तो अगर आप अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अक्षांश या देशांतर क्या होती है। तो जैसा कि मेरे सामने आपको ये दिख रहा है, क्या है, ये ग्लोब बना हुआ है। दोस्तों, आपने कभी भी पृथ्वी को देखा होगा तो इस तरह का होता है, इसमें इस तरह की लाइनिंग होती है। इसमें दो तरह की लाइनिंग होती है, एक तो आपको इस तरीके की देखने को मिल रही है, ये लाइनिंग, ये कि समांतर रेखाएं हैं। और दूसरी आपको ये इस तरीके की जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये दिख रही हैं। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन्स। दोस्तों, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम इस तरीके से, ये पृथ्वी के मध्य से होकर जो लाइन गुजर रही है, इसको आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। यानी कि इसे क्या करें, भूमध्य रेखा। भू मतलब भूमि, मध्य मतलब मध्य से। तो भूमध्य रेखा क्या होती है, बिल्कुल बीचा बीच से पृथ्वी के जा रही है। और ये जो एंगल है, आप अगर इसका एंगल आप देखेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा है, तो इसमें कोई एंगल नहीं होगा, यानी कि ये कितना एंगल है, 0 डिग्री का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये 0 डिग्री का एंगल होता है। अब जैसे जैसे आपको ये दिख रहा है, जो बीच से रेखा जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर को या नीचे को बढ़ेंगे, तो ये तो इसका होता है उत्तरी भाग, उत्तरी। और ये होता है आपका दक्षिणी। तो अगर आप उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा उभार लाइनिंग में मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये एंगल बदलता रहता है, यानी कि एंगल जो आपका, अगर आप ऊपर जाएंगे यानी उत्तरी भाग की ओर जाएंगे या दक्षिणी भाग की ओर जाएंगे, तो आपका कोण क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने एक चीज़ आपको पता होगी, जो कर्क रेखा भारत में है तो वो कितने पर, तो ये जो कोण है उत्तरी अक्षांश में, ये ऊपर की ओर क्या, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा स्थित है उत्तरी अक्षांश में। अगर हम दक्षिण की ओर बात करें, दक्षिण में 23.5 डिग्री पर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ये होती है मकर रेखा। मकर रेखा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और ये क्या होता है, 0 डिग्री पर। अब इसी तरीके से आपको यूपी की स्थिति को देखना है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। बात करते हैं भारत के बारे में, जो भारत से कर्क रेखा गुजर रही है, तो बिल्कुल बीचा बीच से गुजर रही है। दोस्तों, अगर आप इस मैप को देखेंगे, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इस पर ध्यान ना दें। तो कर्क रेखा को आप देखेंगे तो कर्क रेखा इस तरीके से कुछ गुजरती है, इस तरीके से कुछ एंगल बनाती हुई।
तो ये एंगल बनाते हुए इस तरीके से ये कर्क रेखा जा रही है। और कितने पर एंगल पे जा रही है? 23.5 डिग्री पर। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये गुजरात में एंटर होगी, उसके बाद आपका ये मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो भारत के कुल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा जा रही है। अब आप देखेंगे यूपी से थोड़ी सी नीचे, मतलब यूपी के थोड़े से ऊपर है, थोड़ी सी कर्क रेखा अगर और बढ़ जाती तो यूपी से गुजर कर चली जाएगी। तो ये क्या है? सोनभद्र यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो उससे थोड़ी सी नीचे आपको कर्क रेखा देखने को मिलती है। अब इसी से एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो उत्तरी अक्षांश कहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं किस तरीके से आपको इसे देखना है। पहले मैं इसे, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री से क्या है आपका, क्या है, कर्क रेखा स्टार्ट है। लेकिन यूपी का जो स्टार्ट है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये क्या, उत्तरी अक्षांश, यहाँ से यूपी स्टार्ट है। और यहाँ पर अभी हम अक्षांश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश की। अक्षांश। देशांतर क्या होता है? खड़ी रेखा रेखाएं, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कितना है, नॉर्थ, उत्तरी। उत्तरी। तो जो यूपी स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो 23.5 डिग्री पर तो आपकी कर्क रेखा है, तो बस उससे थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री से कितना, 52 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी से लेकर, और कहाँ तक जाएगा? इसमें आप 8 जोड़ देंगे, 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31। तो ये कितना हो जाएगा? 31 पॉइंट, अरे 52 दे रखा है, इसको आप उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? और अक्षांश की बात करें तो 23.52 डिग्री उत्तरी से लेकर 31 डिग्री 26 मिनट उत्तर में। तो ये आप इसको बारे में ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर है, देशांतर में कितना है? तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है देशांतर। जैसे कि मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो ये बिल्कुल बीचा बीच से जा रही है देशांतर रेखाएं। अब हमारा यूपी इधर की किधर ही होगा? पूरब की साइड में होगा। किधर होगा? पूरब की साइड साइड में, यानी कि ईस्ट की साइड में। तो ये जो जहाँ से ये एंगल स्टार्ट, ये तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हम इधर को बढ़ेंगे तो कितना आएगा? ये 77 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है 77 डिग्री 30 मिनट। और ये क्या? पूर्वी, यानी कि ईस्ट। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 84। और इसमें क्या करेंगे? जो 30 लिखा है इसकी जगह हम लिख देंगे 39। ये आपकी स्थिति हो जाती है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये इसकी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और विस्तार के बारे में। दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की लंबाई होती है उसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये तो आप इसका क्या हो गया? उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूर्वी, और ये हो गया पश्चिमी। अब जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है तो वो किस तरीके की लंबाई है? पूरब से पश्चिम। और ये लंबाई, सॉरी, चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लंबाई के बारे में, लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो लंबाई कितनी है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। और ये नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौड़ाई के बारे में, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई के बारे में। तो ये कितनी है इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, ये है 200, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये ईस्ट टू वेस्ट लंबाई की। ठीक है, यानी पूरब से पश्चिम। और ये 240 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई ये वाली है, चौड़ाई ये आपकी चौड़ाई हो जा रही है। और ये क्या है? लंबाई। तो ये कितनी है? नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से, सॉरी, उत्तर से दक्षिण। तो ये क्या हो जा रही है? इसकी लंबाई और चौड़ाई। बात करते हैं क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने ध्यान रखा है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है, 920 नहीं, 928 किलोमीटर है। आप इसको ध्यान रखेंगे, 240, 928 दो बार, 2-3 बार कह लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं यूपी के भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत का चौथा बड़ा राज्य है, चौथा बड़ा राज्य है। इससे बड़ा कौन कौन है? तो सबसे पहला आ जाता है आपका राजस्थान, उसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का में नामकरण किस तरीके से है, आपको डायरेक्ट चीज़ें दे रखी हैं जो आपको याद भी नहीं होती हैं। आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जो उसका उत्तर प्रदेश का नाम किस तरह से रखा गया था। तो सबसे पहली डेट है 1836। 1836 में उत्तर प्रदेश का नामकरण करा गया था, किस तरीके से करा गया था तो आपको बता दूं थोड़ा सा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1857 में अंग्रेजों का शासन पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया था और बंगाल का गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव। जो बंगाल का एरिया था, इस आप मैप को देखें, ये बंगाल का एरिया, ये सब बंगाल का एरिया था और यहीं से शासन पूरे देश में किया जाता था। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ, मतलब उन्होंने अपना विस्तार करने की कोशिश की अंग्रेजों ने। तो उत्तर प्रदेश जब उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करे था तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कुछ देसी राज्यों को अपने इसमें शामिल करने की कोशिश की और उन्होंने इसे शामिल भी कर लिया। लेकिन वहाँ शासन कहाँ से कर रहे थे, ये लोग शासन यहीं से कर रहे थे, बंगाल में से। और इसका जो, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे का ये भाग है, ये प्रांत है, तो इसे कोई नाम देकर और इस पर शासन एक अलग से किया जाए, यानी कि बागडोर यही संभालेंगे। जैसे कि अपना शासन, मेन शासन कहाँ से होता है, दिल्ली से, बाकी मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से इन्होंने किया कि बंगाल में बैठकर, और यहाँ पर कोई मतलब मुख्यमंत्री वगैरह उस टाइम तो नहीं होते थे, लेकिन इसी तरीके से कोई गवर्नर वगैरह बना दें और इसे का एक अपना नाम दे दें। तो ये देसी रियासतों से, जैसे सिंधिया थे, अवध के नवाब थे, और लोगों से देसी राजवाड़े थे जिनसे ये जीता था क्षेत्र, तो उन्होंने इस क्षेत्र का एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने कहा था ये, अब आप एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, ये जो दिशा थी नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये थी पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। तो उन्होंने क्या देखा था, अगर बंगाल से हम इसकी दिशा को देखें तो उन्होंने देखा उत्तर पश्चिमी, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में था, तो उत्तर पश्चिमी पश्चिमी इन्होंने इसका नाम क्या दिया, प्रांत। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, उत्तर पश्चिमी प्रांत कैसे रखा। अभी तक क्या था, अभी तक थोड़े बहुत जो देसी राजवाड़े थे उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया था, उन पर शासन करने लगे थे और उसका नाम दे दिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या हुआ, 1877 से पहले 1856 में लॉर्ड डलहौजी बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसने क्या किया, हड़प नीति शुरू की थी। हड़प नीति आपने पढ़ी होगी इतिहास में, हड़प नीति उसने शुरू की। हड़प नीति के तहत उसने बहुत सारे देसी राजवाड़ों को हत्या लिया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। उसमें से यूपी के भी कुछ जगह थी, जैसे अवध, अवध की एक जगह थी जो नवाब वाजिद अली शाह से छीन लिया था। तो उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने जब अवध को भी इसमें शामिल कर लिया तो इसका नाम क्या कर दिया, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध। ये सब 1856 में हुआ था, लेकिन इसका जो नाम कब करा, 1877 में, आगरा अवध। तो ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे। बात आती है 1902 की, तो 1902 में इसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया, यानी कि इसका कर दिया यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि यूपी। अब यूपी पहले भी था यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, इसे हम इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और इसमें संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, आगरा और अवध फिर भी था, या आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। तो ये इस तरीके से इसका नाम दे दिया गया था। उसके बाद 1937 में इसका नाम आगरा और अवध इससे हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे इसमें शामिल कर चुके थे ये लोग, तो इसका नाम दे दिया संयुक्त प्रांत। क्या दे दिया, संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध इससे हटा दिया गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, शॉर्ट में कहते हैं यूपी। उसके बाद दोस्तों आज देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद हुआ, उसके संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संयुक्त प्रांत का नाम, नया नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। जो आज का उत्तर प्रदेश है, रहा यूपी, पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, अब क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना मेन रूप से उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। मुझे उम्मीद है आपको इसका नाम पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और वैदिक काल में भी वैसे इसे, जो उत्तर प्रदेश था, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, वैदिक काल में ब्राह्मणसी कहते थे, ब्राह्मणसी नाम से जाना जाता था, या फिर मध्य देश के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो हमारा वर्तमान नाम कब आया, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश।
तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिक्र मतलब उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों का, जैसे महाकाव्य में रामायण महाभारत इसमें भी दिया गया है, तो इसके बारे में भी आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में। तो इसमें स्थापना दिवस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना मनाई जाती है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, इसमें नोट्स में छूट गई है। तो उत्तर प्रदेश का गठन और पुनर्गठन, पुनर्गठन पुनर्गठन के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, वर्तमान उत्तर प्रदेश। तो स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाते हैं, स्थापना। उसके बाद जो एक डेट है 1 नवंबर 1956 को, 1956 को क्या हुआ, इसका पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। तो ये डेट ध्यान रखेंगे। एक डेट और आप ध्यान रखेंगे, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, यूपी से 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बना, उत्तराखंड। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। तो राजकीय चिन्ह के बारे में हम बात करते हैं। तो राजकीय चिन्ह क्या है, तो इसमें क्या है आप देख पाएंगे, एक वृत्त में 2 मछली और तीर कमान, और ये कब स्वीकृत किया गया, 1938 में। आप इसका राजकीय चिन्ह को देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 मछली हैं, और इसमें क्या है, तीर कमान है, और ये क्या है, धनुष है। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और नज़र आती होगी, जो इस तरीके की ये रचना बनी, ये गंगा और यमुना का मिलन है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये राजकीय उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू। कब बनी, 1989 में। ये डेट भी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। अभी हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल में और जानेंगे, जब हम इसकी राजकीय भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल अभी आप इतना ही ध्यान रखें। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस या क्रॉन्च। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है राजकीय पेड़। राजकीय पेड़ कौन सा है, अशोक का पेड़। आप ध्यान रखेंगे। राजकीय पुष्प की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश या टेंसू। दोस्तों ये कहने को तो बहुत बेसिक चीज़ें, लेकिन इनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे भी आप हल्के में बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशासनिक के बारे में। तो संभागों यानी मंडलों की संख्या यूपी की कितनी है, तो 18 है, आप ध्यान रखेंगे। 18 मंडल हैं कुल। जिलों की संख्या 75 है, सबको पता होगी, इजी है, लेकिन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नगर निगम कितने, 17। और जो बिल्कुल नया, सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी कौन कौन से नगर निगम है, जब हम इसकी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो और अच्छे से इसको हम जानेंगे। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश के, तो 4 हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तहसीलों की संख्या 351 है फिलहाल। बहुत सारी किताबों में घटती बढ़ती नजर आती है, आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो ताज़ा डाटा हमारे पास है 351 है। ग्राम पंचायतों की बात करें तो 59,073 उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं विधायिका के अनुसार, जैसे कि विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 है। पहले 404 हुआ करती थी ये, लेकिन एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता था, उसे कब खत्म कर दिया गया है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। इसी तरीके से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 31 है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद, यानी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहाँ पर है, प्रयागराज में। इसका नाम अब चेंज हो चुका है, प्रयागराज में है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो लखनऊ के अंदर स्थित है। ये भी वही फैसले सुनाते हैं जो उच्च न्यायालय प्रयागराज में सुनाए जाते हैं। तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें,
आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ भी आप हो, अच्छा बुरा जो भी आपके मन में आता हो, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये जो यूपी जीके आपको पढ़ाया जा रहा है, डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। अभी तो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, जो और अच्छी चीज़ें आपकी नदियाँ वगैरह आती हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, भूगोल आता है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से हम देखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।